गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लासेस ऑफ 10। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा। ओके, नाउ आई विल टीच यू चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस लाइन बाय लाइन इन हिंदी। लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स लर्न। What is life process? Now listen here. Life processes are the series of actions that are essential to determine if an animal is alive. ओके, लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस ऐसा सीरीज है, एक्शंस के एक तरह से कह सकते हैं सीरीज है, जो किसी भी एनिमल जो अलाइव है, जो जीवित है, उसको डिटरमाइन करने के लिए उसको डिटरमाइन करने का एक प्रोसेस मान सकते हो, है ना। क्या है लाइफ जो है, दिस आर लाइफ प्रोसेस के कुछ है रूप, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन etc, है ना। ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं, ये किसी कह सकते हो एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में जब ये होते हैं तो इसे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन दैट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? हम इसके डिफरेंस को कैसे जान सकते हैं कि कौन जीवित है या कौन जीवित नहीं है, या कह सकते हो कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। दैट इफ यू सी ए डॉग रनिंग और ए काउ चेयरिंग कर्ड और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दिस आर लिविंग बीइंग्स। हम जब ये देख रहे हैं कि डॉग जो है वो रन कर रहा है, गाय जो है कर्ड को चीव कर रही है, और या फिर कह सकते हो मैन इज शाउटिंग लाउडली, मैन जो है वो रोड पे तेज़ी से आवाज़ दे रहा है ना। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये लिविंग बीइंग्स की तरफ इशारा करते हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ जो है वो क्या है, वो ये बताता है कि जो भी पर्सन है, जो भी एनिमल्स है, वो अलाइव है। व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वेयर एस्लीप? हाँ, इसको क्या समझो, मान लो कोई डॉग है, काउ है जो सोए हुए हैं, वी कुड स्टिल थिंक दैट दे वेयर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? हम ये जानते हैं, हमें सोच सकते हैं कि वो जीवित है, पर कैसी, है ना, हमें कैसे जानेंगे कि वो जीवित हैं? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट्स? हम उन्हें सांस लेते हुए देख रहे हैं तो ये समझेंगे कि वो सोए हुए हैं, फिर भी वो जीवित है ना। अब प्लांट्स के बारे में क्या? व्हाट अबाउट प्लांट्स? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? प्लांट्स के बारे में कैसे जानेंगे कि वो जीवित है, वो सजीव हैं? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल सी, बट व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स दैट अदर दैन ग्रीन? हम ये जानते हैं, प्लांट्स के बारे में कैसे मानेंगे कि अलाइव है कि नहीं है ना। उसका कलर देखेंगे, ग्रीन कलर है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स जो होते हैं ग्रीन से दूसरे, जरूरी नहीं कि वो ग्रीन कलर के हों, दूसरे कलर के भी हों, है ना। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल शे, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि वो धीरे धीरे क्या करते हैं, आप एक प्लांट को देखोगे वो धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है, तो हम इस मानेंगे कि वो अलाइव है। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि जब टेंड टू थिंक, हम ये सोच सकते हैं कि मान लो सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, कुछ मूवमेंट होते हैं, चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या नहीं हो, कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, है ना। ये कॉमन एविडेंस है कब? जब वो जीवित है। बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ही ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव।
and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो जीवित होते हुए भी कोई विजिबल ग्रोइंग है ना नहीं शो करते, कि मतलब वो ग्रो विजिबल नहीं होता है। हाँ, अब कुछ जो है वो ऐसा नहीं लगता कि वो ब्रेथ कर रहे हैं, फिर भी विजिबल वो नहीं है, हम उसे देख नहीं पा रहे कि वो ब्रेथ कर रहे हैं, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि शो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। विजुअल जो मूवमेंट है लाइफ का, वो क्या है, वो इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि हर जगह विजुअल मूवमेंट हमें नज़र ही आएंगे, कि कोई भी सजीव है तो विजुअल मूवमेंट हमें शो करेगा, वो ब्रीथ कर रहा है या फिर है ना वो उसमें ग्रो हो रहा है तो हम उसे देख पा रहे हैं। विजिबल होना कोई कंपलसरी नहीं है, एक आधार माना जाता है कि वो हम उसे देख रहे हैं ग्रो करते हुए, महसूस कर रहे हैं, या फिर वो ब्रीथ कर रहा है तो मानेंगे कि वो सजीव है। Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movement of molecules, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. कहा जा रहा है कि मूवमेंट जो होते हैं बहुत ही छोटी मात्रा में अगर हो तो नेक्स्ट से वो इनविजिबल होंगे, हम आसानी से वो उससे देख नहीं पाएंगे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का हो तो भी हम उसे आसानी से देख नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या इनविजिबल जो मॉलिकुलर मूवमेंट होता है, डाइजेशन वगैरह जो भी होता है, इसको कहते हैं इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट, तो क्या ये लाइफ के लिए नेसेसरी है? अगर ये क्वेश्चन हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो कहेंगे यस, ये जरूरी है। इनफैक्ट वायरसेस do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is controversy about whether they are truly alive or not. Okay? अगर हम वायरस की बात करें, केवल वायरस की बात करें, तो वायरस जो होते हैं इसमें कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होते। कब तक? जब तक वो किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, है ना, तब तक इनमें कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होते। और इसलिए, है ना, दैट इज पार्टली वाई देयर इज ए कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इसके बारे में अभी भी एक कॉन्ट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद है ना, किसके बारे में, कि वो सच में जीवित है या नहीं। तो वायरस क्या होता है? वायरस को कह सकते हो एक ऐसा वायरस क्या है, कंट्रोवर्सी के रूप में तो है ही, लेकिन इसमें एक मिसकंसेप्शन भी है कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करता है तब तक जब तक कि किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं आता है ना। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कोरोना जैसी मुसीबत के बारे में, है ना। ये क्या हुआ, वायरस, सारा वायरस का ही खेल है ना। ये कब होता है? जब किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो अपना इफेक्ट शो करने लगता है। बाकी इसमें किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट वगैरह नहीं होता, है ना। लेकिन जैसे ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, ये अपना ऐसा दिखाना शुरू करता है। तो कह सकते हो नाउ व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। दे कैन हैव टिश्यूज हैव cells have smaller components in them and so on। हम लोग पिछले क्लासेस में देखते आ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है, ये होते हैं दे कैन हैव टिश्यूज, इसमें टिश्यूज होते हैं, टिश्यू सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं, है ना। सेल को क्या कह सकते हो? सेल को एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के मिलने से टिश्यू बनाएगा, टिश्यू के मिलने से टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट होता है, एक दूसरे से ये सभी कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट
This organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. In order breaks down, the organism will no longer be alive, है ना। इसी वजह से ये इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो भी लिविंग होते हैं उनमें ये सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। अगर ये प्रोसेसेस रुक जाएंगे, इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। ऑर्गेनिज्म ज़्यादा समय तक अलाइव नहीं रह सकते अगर ये ऑर्डर रुक जाएंगे, लेकिन उन्हारे शरीर में इस तरह के ऑर्डर जो होते हैं वो चलते रहने चाहिए। So living creatures must keep repairing and maintaining their structure. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. क्या होता है, लिविंग जो भी क्रिएचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिपेयरिंग मेंटेनिंग एंड देयर स्ट्रक्चर, तो अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल टाइम, तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट होते हैं उनमें हर समय मूव करते रहते हैं। ये सारा मेंटेनेंस जरूरी है। अगर मेंटेनेंस नहीं होंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, इससे उनके शरीर में इस तरह के मेंटेनेंस जरूरी है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। मेंटेनेंस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, इसे अब जानते हैं। पूछ रहा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अभी आपको बता ही चुके हैं, लाइफ प्रोसेस आर द सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आर एसेंशियल टू डिटरमाइन इफ एन एनिमल इज अलाइव। एक ऐसा एसेंशियल क्या कह सकते हो, एक्शंस की सीरीज है, ये आपको हम बता ही चुके हैं। लाइफ प्रोसेस आर द सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर एसेंशियल टू डिटरमाइन एन एनिमल इज अलाइव। लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं ये एक ऐसे एक्शंस के सीरीज हैं जो जरूरी होते हैं कि एनिमल अगर जीवित है तो। इसमें मेन है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ये सारे एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे जब वो लिविंग रहेंगे, लाइफ प्रोसेस उनके अंदर चलते रहेंगे। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The life processes which together perform this maintenance job are life processes. कहा जा रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं इसमें कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनिज्म में होते रहने चाहिए। कभी जब वो बैठे हुए हैं क्लास में या फिर वो सो रहे हों, है ना, तो क्या होना चाहिए, वो सारे प्रोसेस उनके शरीर में होते रहने चाहिए। सिंस these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. क्या होता है, इस तरह के मेंटेनेंस प्रोसेस जो होते हैं वो डैमेज से बचाने के लिए, ब्रेकडाउन से बचाने के लिए जरूरी होते हैं और एनर्जी की इसमें आवश्यकता होती है। दिस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। भोजन वो बाहरी रूप से, वो बाहरी सोर्स से वो लेते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अगर बॉडी ग्रो कर रहा है तो बाहर से एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए। Since life on Earth depend on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes. Okay, इसमें बता रहा है, ठीक है, बॉडी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज अगर ग्रो कर रहा है तो उसे एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए
बाहर से उसे एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए जिससे उसका बॉडी ग्रोथ हो सके, उसे एक तरह से बाहरी सोर्स के द्वारा एनर्जी चाहिए, फूड मटेरियल चाहिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो अर्थ पे लाइफ है वो किस पे बेस्ड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे है ना। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, है ना। लाइफ जो है डिपेंड किस पे करता है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज जो होते हैं वो कार्बन बेस ही होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज। ये डिपेंड करता है किसकी कम्प्लेक्सिटी कैसी है, कार्बन सोर्स की कम्प्लेक्सिटी कैसी है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. आउटसाइड जो सोर्स एनर्जी होता है वो वैरी कर सकता है, इन्वायरमेंट जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होता, ये वैरी करता रहता है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structures as well as to kind of molecules the body needs to grow. क्या होता है, आउटसाइड जो सोर्सेस होते हैं एनर्जी के वो वैरी करते रहते हैं, इन्वायरमेंट जो होते हैं किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होते। सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ब्रोकन डाउन ये टूटते भी हैं और बनते भी हैं बॉडी में, है ना। फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है, फाइनली यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी एक समान सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाता है और इसका यूज किया जा सकता है बहुत तरह के मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स। ओके, जो भी बहुत सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं उसमें इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, है ना। तो बॉडी को क्या होती है, बॉडी को इन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत क्यों होती है, ग्रोथ करने के लिए, है ना। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। इन सब के लिए क्या ज़रूरी है, केमिकल रिएक्शंस का एक सीरीज हमारे बॉडी में होता चला आता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस जो हमारे शरीर में होते रहते हैं, है ना। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता रहता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन, है ना। तो क्या होता है, बाहर से जो ये ऑक्सीजन लेते हैं उसका इस्तेमाल होता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, सेलुलर नीड्स के लिए होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। In the case of a single-celled organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. सिंगल सेल अगर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता फूड मटेरियल को लेने के लिए या फिर गैसियस एक्सचेंज के लिए। जो भी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल उनके शरीर में बनते हैं उसको रिमूव करने के लिए, है ना। जो इनका सरफेस होता है, इंटायर सरफेस, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में डायरेक्टली होता है। क्या होता है, डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट। ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से आसानी से ये इनमें गैसियस एक्सचेंज होता रहता है ना। आसानी से इसमें हो सकता है, इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते गैसेस एक्सचेंज के लिए, है ना, या फिर फूड मटेरियल को लेने के लिए आसानी से हो जाते। लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कम्प्लेक्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment,
हाँ वैसे अब क्या होगा जब बॉडी साइज इंक्रीज करेगा, या फिर कह सकते हो ऑर्गेनिज्म का डिज़ाइन कम्प्लेक्स करने का मतलब जो मल्टी सेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर में तो सारे प्रोसेस बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, एक ही सेल की मदद से हो जाते हैं, उनमें किसी स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो जितने भी इनमें बॉडी में सेल्स होते हैं ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, या कह सकते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते। इस वजह से क्या होगा, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। सिंपल डिफ्यूजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा है ना क्या हो सकता है, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उनके सारे सेल को नहीं मिल सकता है, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। प्रीवियसली वी हैव सीन प्रीवियसली, मल्टी सेलुलर हम लोग पहले देख चुके हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके वेरियस जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं जिसके द्वारा सारे एक्टिविटी उसमें होते हैं। वी आर फैमिलियर विथ द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। हमें जानते हैं कि जो क्या होते हैं, जो भी होते हैं जो थोड़े से मल्टी सेलुलर होते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं सारे कार्य को करने के लिए। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। क्या होता है, जब वो फूड मटेरियल लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं तो उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं फूड मटेरियल के लिए भी और ऑक्सीजन के फंक्शन के लिए भी। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms while all parts of the body need them। इस तरह का प्रोसेस जो होते हैं एक प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है, हाउएवर दिस पॉजेज ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हो सकता एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कब, जब फूड और ऑक्सीजन के द्वारा लिया जाएगा। सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। अगर एक जगह से फूड और ऑक्सीजन लिए जाते हैं लेकिन इनके सारे बॉडी पार्ट्स को वो चाहिए, फूड भी चाहिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तो क्या हो सकता है, दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि जब इनको दोनों चाहिए और फूड भी चाहिए ऑक्सीजन भी चाहिए और पूरे बॉडी के पार्ट्स में चाहिए, तो इसके लिए एक सिस्टम अराइज हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके द्वारा फूड और ऑक्सीजन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, फूड और ऑक्सीजन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है। When chemical reactions use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These vast byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। केमिकल जो तमाम रिएक्शंस होते रहते हैं, है ना, क्या होते हैं, केमिकल जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं कार्बन सोर्सेज को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं, मतलब किसी काम के लायक नहीं होते। और ये भी कह सकते हो कि ये नुकसान भी कर सकते हैं अगर हमारे शरीर में डिपॉजिट रह जाएंगे, हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूवल।
तो इस तरह के जो वेस्ट बाई प्रोडक्ट होते हैं, आवश्यकता होती है कि शरीर से बाहर निकल जाए फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस। तो जो ये डिस्कार्ड होते हैं आउटसाइड बॉडी के, जो डिस्कार्डेड होने का प्रोसेस है, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। Again, if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissues for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue। तो क्या होता है बेसिक रूल, अगर इसके बारे में बात करें हम, तो फॉर द मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं एक्सक्रेशन के लिए भी, वो भी डेवलप हो जाते हैं। कब? जब है ना डेवलप हो जाते हैं। विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सक्रेटरी टिश्यू। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यहाँ पर काम क्या बढ़ जाता है? एक्सक्रेटरी टिश्यू तक ये सारे वेस्ट को ये ले जाता है और वहाँ से फिर एक्सक्रेट हो जाते हैं। ठीक है। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one। तो ये हम जान सकते हैं कि इस तरह के वेरियस जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। दिस वेरियस प्रोसेस जो आवश्यक होते हैं लाइफ के लिए, वो ये एक के बाद एक बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ लगातार एकदम कंटिन्यूटी में ये होगा तो उसके बाद ये, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि जो सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, है ना, एक्सक्रेशन, ये सब एक साथ जो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन कर सकते हो कि लाइफ में, है ना, होता चला जाता है, जिसकी वजह से लाइफ प्रोसेसेस इजी हो जिसकी वजह से लाइफ एक्सप्रेस करना इजी हो जाता है। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।